जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में नावल रजागिद का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। रजागिद बानो कुद्सिया का एक बहुत ही मशहूर नावल है। अक्सर एग्ज़ाम में इससे सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसके फ़न, इसके फ़िक्र और किरदारों को अलहदा हिस्सों में तकसीम किया है। तो तलबा के लिए ये बहुत ही कारआमद वीडियो है। हो सकता है कि वीडियो तवील हो, आखिर तक देखिए, तवज्जो से सुनिए और आखिर में इसको अपने पास नोट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आप लोग को फिर कोई मसला दरपेश नहीं होगा। चूँकि किरदार बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसी वजह से किरदार निगारी पर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा ताकि तमाम किरदारों का मुकम्मल खाका आप लोगों के जहन में आ जाए। तो पढ़ते हैं। रजागिद सिन्फ के लिहाज से नावल है। इस नावल को बानो कुद्सिया ने तहलीक किया है। ये नावल पहली मरतबा संगमील पब्लिकेशन से 1981 को शाया हुआ। झेल में इसका फ़नी फ़िक्री जायज़ा तफसील से पेश किया गया है। तो सबसे पहले इसका फ़नी जायज़ा पढ़ते हैं, और फ़नी जायज़े में पहले नंबर पर है प्लाट वाक़यात के मंतिकी रबत को कहते हैं। नावल रजागिद में बैक वक्त दो कहानियाँ चलती हैं। एक सीमराख की सरबराही में परिंदों का इजलास होता है, जिन्होंने रजागिद पर मुकदमा किया है कि वो इंसानों की तरह पागल हो चुके हैं और इनकी ये पागलपन जंगल के दीगर परिंदों के लिए खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ इंसानों की कहानी चलती है। बानो कुद्सिया ने इन दोनों कहानियों को मोतियों की तरह एक लड़ी में पिरोई हैं। रजागिद में वाक़यात की एक भरमार है, लेकिन बानो कुद्सिया ने अपने उम्दा फ़न का सबूत देते हुए इन तमाम वाक़यात को इस तरह पेवस्त किए हैं जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ आपस में पेवस्त होती है। मुकालमा निगारी। नावल रजागिद में बानो कुद्सिया के मुकालमे फितरी हैं। हर किरदार का मुकालमा उसकी फितरत के मुताबिक तहलीक हुआ है। मिसाल के तौर पर सीमिशा मगरबी तहजीब से मुतासिर है, तो इनका किरदार, हुलिया, चाल चलन और मकालमों में मगरबियत का उनसर मौजूद है। इसी तरह सुहेल, प्रोफेसर सुहेल है, तो इसका लहजा भी प्रोफेसरों की तरह है और अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इस नावल में सादा और मुख्तसर मुकालमों का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से इस नावल में मज़ीद रसीलापन पैदा होता है। झेल में आफ्ताब और कयूम का एक मुकालमा मुलाहिज़ा हो। जब कयूम कमरे में दाखिल होकर आफ्ताब को त्वय्यबा, यानी एक लड़की है, आफ्ताब को त्वय्यबा के बारे में बताते हैं कि आज त्वय्यबा तुम्हारे मुतालिक पूछ रही थी। कौन सी त्वय्यबा? वही जिसकी नाक पर तिल है। अच्छा, ओ, शायद उसे तुम में दिलचस्पी पैदा हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही आसान मुकालमे और मुख्तसर मुकालमे इन्होंने तहलीक किए हैं। हुलिया निगारी। इस नावल में हुलिया निगारी के बेहतरीन नमूने मौजूद हैं। बानो कुद्सिया ने हर किरदार के डेल डाल का नक्शा इस अंदाज से बयान किया है कि कारी के सामने इसकी तस्वीर मुनाकिस हो जाती है। नावल रजागिद एक एल्बम है जिसमें तमाम किरदारों की तस्वीरें जमा हैं। बानो कुद्सिया सीमिशा का हुलिया इन अल्फाज में पेश करती है कि उस वक्त उसने मोरी बंद जीन्स के ऊपर वायल का सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। गले में हमाइल मालानुमा लॉकेट नाफ को छू रहा था। कंधे पर लटकने वाला कैनवस के तेले में गालिबन नकदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। इसके सियाह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। तो ये देखे किस तरह इन्होंने खूबसूरत हुलिया निगारी यहाँ पर की है। तजस्सुस कहते हैं, हैरानी को कहते हैं। तजस्सुस नावल का अहम जुज़ होता है। इसके बगैर नावल में दिलचस्पी बरकरार नहीं रहती। इस नावल में मुसन्निफ़ा ने तजस्सुस का इतना सामान मुहैया किया है कि एक आम कारी के जमालियाती हिस्स को बेदार करने के लिए काफ़ी है। सीमिशा आफ्ताब से मोहब्बत करती है, लेकिन जब आफ्ताब दूसरी लड़की से शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो उस वक्त कारी की हैरत इंतहा को पहुंचती है कि अब सीमिशा नाकामी मोहब्बत की सऊबतें किस तरह बर्दाश्त करेगी। दूसरी तरफ कयूम सीमिशा से मोहब्बत करता है, लेकिन इजहार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। यहाँ भी कारी मुतजस्सिस होता है कि कयूम कभी अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा भी कि नहीं।
الغرض ان 3 کرداروں کا پریمی مثلث قاری کی ذہنی گدگدی کے لیے کافی ہے۔ یہ تو تھا فنی جائزہ۔ کردار میں نے جس طرح کی ویڈیو کے آغاز میں کہا، اس پر علیحدہ سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ اب فکری جائزہ پڑھتے ہیں۔ ناول راجا گدھ بانو قدسیوں کا ایک فلسفیانہ ناول ہے۔ اس ناول میں انہوں نے حرام و حلال، عشق لا حاصل اور انسانوں پر طنز جیسے موضوعات پر قلم اٹھائی ہے۔ اس ناول میں انہوں نے گدھ کا استعارہ استعمال کر کے حرام کے تصور کو نمایاں کیا ہے، کیونکہ گدھ کا کام حرام کھانا ہے۔ وہ کبھی اپنا شکار نہیں کرتا اور دوسروں کا بچا کچا کھانے میں پیش ہوتا ہے، اور حرام کھانے کے بعد اس میں دیوانگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہی کام انسان کا بھی ہے۔ وہ جب حرام کھاتا ہے یا وہ حرام کام کرتے ہیں جن سے اسلام نے منع فرمایا ہے، تو پھر اس سے بے شمار معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس ناول کا مرکزی کردار قیوم کی مثال بھی ایک گدھ کی طرح ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کئی عورتوں سے جنسی ملاپ کرتے ہیں اور ہر وقت مردہ جسموں پر گدھ کی طرح پڑپڑاتے ہیں۔ بعد میں جب اس کی شادی روشن نامی عورت سے ہو جاتی ہے تو پہلی ہی رات اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کی حاملہ ہے، اور یہی حرام کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ آفتاب بھی کئی جسموں سے کھیلتا ہے، لیکن شادی کے بعد جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر معذور ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کا پاگل ہوتا ہے۔ تو یہی حرام کام کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ نے اس بات کی ابلاغ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیوانگی کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک، جب انسان حرام کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں دیوانگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ دیوانہ پن آنے والی نسلوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ دیوانگی کی جو دوسری وجہ بانو قدسیہ نے بتائی ہے وہ عشق لا حاصل ہے۔ سیمیشا آفتاب سے محبت کرتی ہے، لیکن جب آفتاب کسی اور کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو پھر ناکامی محبت کے آثار سیمیشا میں پیروخ پاتے ہیں۔ قیوم کے ساتھ جنسی ملاپ کے دوران وہ اپنے آپ کو آفتاب کے باہوں میں پاتی ہے، جس سے اس کے روح کو تسکین ملتی ہے۔ بانو نے اس ناول میں انسانوں پر طنز بھی کیا ہے کہ انسان جتنی ترقی کرتا ہے تو وہ اپنی تباہی کے لیے وہ سامان مہیا کرتا ہے۔ انہوں نے جدید اسلحہ ایجاد کیا، توپ و تفنگ بنائے اور ایٹم بم بنایا، جو کہ پوری انسانیت کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی راجا گدھ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔